Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSet Institute of Information Technology, and today is our lecture number 27 regarding the course Cost Accounting MGT 231. So, starting with the chapter number 14, in the last lecture we have covered with the pricing decisions किस तरह करते हैं और किस तरह हम लोगों ने profitability manage करनी थी pricing के साथ साथ ही हमने देखा था कि variable costing किस तरह कर रहे हैं, pricing costing किस तरह कर रहे हैं, हमने दोनों चीजें आइडेंटिफाई की थी और साथ साथ देखते गए थे कि हमने उन्हें किस किस तरह से हम उसे परफॉर्म करते थे. टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बजटरी प्लानिंग, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एनालिसिस, यानी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एनालिसिस भी हम इसमें ही कर रहे हैं. तो यानी बजटरी प्लानिंग भी है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी भी है, एनालिसिस एंड सेल्स वेरिएंस एनालिसिस, यानी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड सेल्स वेरिएंस एनालिसिस एग्जिस्ट करता है. हमने इसी को आज देखना है. ऑलरेडी हम बजटरी प्लानिंग का कुछ पोर्शंस जो है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं व्हेन वी हैव डन विद द बजटरी कंट्रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग. उसमें हमने कुछ चीजें देखी थी, ये उसी का फर्दर पोर्शन है. सो इट यू कैन इजीली थिंक ऑफ इट कि ये उसी से रिलेट कर रहा है और उसी से ही हम फर्दर आगे चल रहे हैं. और अगर आपको इसमें रेफरेंस चाहिए तो यू कैन टेक इट विद दैट चैप्टर में. हमने फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर ऑफ द सेम बुक, हॉर्नग्रेन की बुक है, उसमें से भी यही चीजें हैं. तो मैंने वो बहुत डिटेल में नहीं गए थे, हम उसे ओवरव्यू पे रखा था, हम ओवरव्यू से ऊपर नहीं गए थे उसमें. तो जब हम उससे ओवरव्यू से ऊपर नहीं गए थे तो दैट नाउ इट्स टाइम कि हम उसमें देखें कि हम बजट्स बनते कैसे हैं, किस किस तरह से बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं और किन किन बेसिस पे बनते हैं. तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हाउ वी आर डेवलपिंग अ बजट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं और किस किस तरह से ये बजट्स डेवलप होकर सामने आ सकते हैं. तो उसी के बीच में हम देखेंगे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मैनेज किया जाता है, एंड साथ ही सेल्स वेरिएंस एनालिसिस, दैट इज समथिंग दैट इज डिफरेंट. सेल्स वेरिएंस एनालिसिस को भी हमने साथ साथ आइडेंटिफाई करना है. रीडिंग्स क्या है, रीडिंग्स ऑलरेडी क्या है, दैट इज चैप्टर 14 कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजरियल, अपने एम्फेसिस 14th एडिशन बाय हॉर्नग्रेन, यानी कि हॉर्नग्रेन का 14th एडिशन है जो इसमें अवेलेबल है. चैप्टर नंबर 9 मैनेजरियल अकाउंटिंग 6th एडिशन बाय वेंडेथ किमल एंड केजियो, ये भी इसमें इंक्लूड हो रही है, इसी के साथ की बुक है जो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो चैप्टर 14 एंड चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 14 फ्रॉम हॉर्नग्रेन एंड चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम वेंडेथ किमल एंड केजियो. दे आर वेरी गुड बुक्स. डू रीडिंग लाजमी कीजिएगा, रीडिंग के बगैर नहीं हो पाएगा कुछ भी. सो दैट मीन्स यू मस्ट रीड इट, आप उसे रीड लाजमी करें ताकि आपको अंदाजा हो कि दैट रीडिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग, ताकि आपका कोर्स आपको इजीली अंडरस्टूड हो, इजीली अंडरस्टैंड हो. क्योंकि मैं यहाँ स्लाइड्स में एवरीथिंग कांट बी कवर इन द लास्ट लेक्चर. याद रखिएगा हर लेक्चर में अब आप अपने पास बुक्स लाजमी सामने रखें. बुक्स लाजमी सामने रखेंगे तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू कि आप उसे ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, प्राइसिंग डिसीजंस अगर आप लोगों को थोड़े से उसमें ऊपर नीचे हुआ है तो डेफिनेटली इन द लास्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू रिवाइज अ बिट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. तो उसमें डेफिनेटली मैं प्राइसिंग डिसीजंस को वन टाइम मोर जरूर डिस्कस करूंगा और एक दफा जरूर डिस्कस करके उसे सामने लेके आऊंगा. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट. अगर कोई चीज नहीं समझ आई है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. अगर आपको प्राइसिंग डिसीजंस में अगर कोई इशू आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन इजीली सी ओवर देयर. आप उसमें देख सकते हैं कि आप प्राइसिंग डिसीजंस में किस किस तरह से चीजें इंक्लूड हो रही होती हैं और किस किस तरह से इनकॉर्पोरेट होती हैं. आई थिंक इट वुड बी इजी. वो थोड़ा सा इजी था तो आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि किस तरह हम लोगों ने उसे कैलकुलेट किया है, किस तरह हम लोग की वैल्यूज आ रही हैं, किस तरह से प्रॉफिट मार्कअप्स निकल रहे हैं, मार्कअप्स निकलने के बाद उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम परफॉर्म कर रहे हैं. हर चीज को हम लोग उसमें साथ साथ देखते जा रहे थे कि मार्कअप्स निकल आए हैं, मार्कअप्स के ऊपर हम लोगों ने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, मार्कअप्स हमने निकालने कैसे, किस तरह प्रॉफिट मार्जिन निकल रहे हैं. दैट वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग. हर चीज को हम लोग बारी बारी करके देख रहे थे. ठीक है ना, बट स्टिल इफ एनीवन हैज एन issue in the last lecture I am going to give a bit portion of this pricing to the last lecture कि उसे हम रिवाइज कर सकें. So if there is any problem do remember in the 32nd lecture जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोगों ने डेफिनेटली हर चीज को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि हमारे पास कंप्लीट एक पूरा शॉर्ट्स बन जाए जिसमें हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ताकि एक जहन में कहते हैं ना वेब बन जाए आपके जहन में कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ा है, ताकि यू हैव अ क्लियर आइडिया कि हम क्या क्या चीजें पढ़ के किस मैनर में सामने आ रहे हैं, किस तरह से किस मैनर में हमने सामने आए हैं. सो दैट इज द केस. हम उसे देख लेंगे. इफ एनीबडी हैज एन इशू जस्ट वेट कि हम लोग लास्ट लेक्चर्स में यही करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने रिवीजन करनी, बिकॉज द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर दैट, इसके बाद जो एक और आएगा वो दैट वाज द लास्ट चैप्टर बिफोर योर ऑफ योर कोर्स, यानी कि वो आपके कोर्स से पहले का लास्ट चैप्टर, दैट इज टुवर्ड्स द कैपिटल बजटिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस. तो वो करेंगे हम इसके बाद. तो दैट मीन्स उसके बाद जो जितने भी लेक्चर देयर आर बेस्ड ऑन रिविजन्स की, उसमें ज्यादातर रिविजन्स परफॉर्म करेंगे, रिविजन्स करेंगे हम. So today's topic is the budgetary planning, customer profitability analysis, sales variance analysis.
चैप्टर नंबर 14 है कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजरियल एम्फेसिस, 14th एडिशन बाय हार्नग्रेन है। मैनेजरियल अकाउंटिंग 6th एडिशन बाय वेंगिट, किमल एंड केजियो है, दैट इज 14th एंड 9th एडिशन, and we are going to start with it. So let's start with the topic and first we go with the learning objectives. Learning objectives को पहले देखेंगे हम। So budgetary planning है, learning objectives आ रही हैं इसके अंदर। सबसे पहले budgetary planning को साथ साथ देख रहे हैं हम। Learning objectives, after studying this chapter you should be able to indicate the benefits of budgeting, state the essentials of effective budgeting, यानी कि essentials क्या है effective budgeting है, identify the budget that comprises the master budget, यानी कि क्या करेंगे हम सबसे पहले, that means we are going to indicate the benefits of budgeting, देखेंगे effective budgeting कौन से होते हैं, master budget में क्या क्या चीजें आती हैं, budgeted income statement कैसे बनती है, कैश बजट्स क्या होते हैं, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ओवरऑल बजटिंग कैसे कैसे किस तरह से परफॉर्म होती है। तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि ये हम लोग कैसे और किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग विद द कॉस्ट एलोकेशंस, हम लोग सबसे पहले बात क्या करेंगे, कॉस्ट एलोकेशन से करेंगे। असाइनिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कॉस्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम लोगों ने सबसे पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट असाइन करनी। क्या करनी है, हमने उन्हें इनडायरेक्ट कॉस्ट असाइन करनी है, और जब हम उन्हें इनडायरेक्ट कॉस्ट असाइन करेंगे तो दैट मींस वी आर एक्चुअली असाइनिंग देम अ कॉस्ट टू इनडायरेक्ट कॉस्ट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। दीज कॉस्ट आर नॉट ट्रेस्ड, ये कॉस्ट ट्रेस नहीं होती, दीज आर नॉट बी ट्रेस्ड, ये ट्रेस आराम से नहीं होती। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफन कंप्राइज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ टोटल ओवरऑल कॉस्ट, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं ऑफन कंप्राइज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ टोटल ओवरऑल कॉस्ट, यानी कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है दैट एक्चुअली हैव अ लार्ज परसेंटेज ऑफ ओवरऑल कॉस्ट, यानी कि टोटल अगर मैं कॉस्ट लगाऊं तो उसमें से लार्ज पोर्शन जो होगा वो ओवरऑल कॉस्ट का, वो हमारा एक्चुअली इनडायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड होगा, जिसमें एफओएच भी आता है। तो ये सारी की सारी क्या चीजें होती हैं, दीज आर रिलेटेड टू इनडायरेक्ट कॉस्ट। किससे रिलेटेड होती हैं, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड होती हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट मींस ये इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरह ही वर्क करती हैं। पर्पस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, क्या पर्पस एग्जिस्ट करते हैं कॉस्ट एलोकेशन के, किन पर्पस की बेस पे कॉस्ट एलोकेशन की जाती है। पर्पस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस, क्या करना होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इकोनॉमिक डिसीजंस, टू डिसाइड वेदर टू ऐड न्यू एयरलाइन फ्लाइट, क्या हमें एक नया एयरलाइन फ्लाइट ऐड करनी चाहिए, तो इट्स बेस्ड ऑन कॉस्ट, कि कॉस्ट कितनी पड़ेगी और हमें इसका बेनिफिट कितना आएगा, क्या हमें एक एडिशनल एयरलाइन अटैच करनी चाहिए। टू डिसाइड वेदर टू मैन्युफैक्चर अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ टीवी सेट्स और टू परचेज इट फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरिंग, क्या हमें ये पार्ट खुद परचेज कर लेना चाहिए, खुद बनाना चाहिए या किसी से परचेज करना चाहिए। देन टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस फॉर अ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी किसी की सेलिंग प्राइस, अभी प्राइसिंग डिसीजन पढ़े थे ना, कि किसी भी चीज की सेलिंग प्राइस आप आइडेंटिफाई करें तो आप वहां वो भी इसमें ही देखेंगे हम। टू evaluate द कॉस्ट ऑफ अवेलेबल कैपेसिटी यूज टू सपोर्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कि क्या evaluate करेंगे, कितनी कैपेसिटी है, कितनी अवेलेबल कैपेसिटी यूज टू सपोर्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कि कितनी हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है ताकि हम दूसरे प्रोडक्ट्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। टू मोटिवेट मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉइज, क्या करना है, टू मोटिवेट मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉइज टू एनकरेज द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट दैट आर सिंपलर टू मैन्युफैक्चर और लेस कॉस्टली टू सर्विस, यानी कि टू एनकरेज डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट दैट आर सिंपलर टू मैन्युफैक्चर, जो बहुत आसानी से बन सकें, एंड लेस कॉस्टली, यानी आसानी से बन भी सकें एंड इजीली उसके ऊपर कॉस्ट भी कम आए, एंड वी दैट इज वेरी इंकरेजिंग टुवर्ड्स दीज आइटम्स। टू एनकरेज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टू एम्फसाइज हाई मार्जिन प्रोडक्ट और सर्विसेज, कि यानी आपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को एम्फसाइज करना है कि वो प्रोडक्ट्स बेचे जिनमें ज्यादा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हो, जिनमें क्या हो, ज्यादा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हो, उनकी सेल्स पे ज्यादा एम्फसाइज करें, उनकी सेल्स को ज्यादा एलैबोरेट करें, उनकी सेल्स को ज्यादा सामने लेके आए। तो वो जितना ज्यादा उसे सामने लेके आएगा दैट वुड बी मच बेटर वे, कि उससे ज्यादा आसानी से चीजें जिसे कहते हैं आप प्रॉफिट ज्यादा आपकी फर्म कमाएगी। टू जस्टिफाई और कंप्यूट रीइंबर्समेंट अमाउंट, अब रीइंबर्समेंट का मतलब क्या है, रिटर्निंग अमाउंट, यानी आप रीइंबर्समेंट्स आती हैं, ठीक है ना। रीइंबर्समेंट्स का मतलब ये है कि आपके पास ऐसी चीजें जिनसे आपको कैश इनफ्लो ज्यादा हो रहे हो, ठीक है। To cost products at a fair price often required by law and government defense. To compute the reimbursement for consulting firm based on percentage of cost saving resulting from implementation of its recommendation. यानी कि ज्यादातर आप fair price पे काम करें और ज्यादातर reimbursement on consultancy firms के पास होती है, that is a percentage of the cost saving. क्या होती है वो, percentages of cost saving होती है resulting from implementation of its recommendation, कि जो इसकी implementation से हमारे पास cost saving आएगी, हमेशा reimbursement उसी सेविंग की
परसेंटेज से काउंट होती है कि जितनी भी परसेंटेजेस हमें सेव होंगी यानी जितनी सेविंग्स होंगी बिकॉज ऑफ इम्प्लीकेशंस या रिकमेंडेशंस, उनका हम कुछ परसेंट रख लेते हैं एज द रीएम्बर्समेंट अमाउंट। टू मेजर द इनकम एंड एसेट, क्या करना है हमने? टू मेजर द इनकम एंड एसेट। द कॉस्ट इन्वेंट्री फॉर रिपोर्टिंग एंड एक्सटर्नल पार्टी, यानी कि कॉस्ट इन्वेंट्रीज फॉर रिपोर्टिंग द एक्सटर्नल पार्टीज की तब कॉस्टिंग करनी है इन्वेंट्री की जब हमने रिपोर्ट किसको करना है? एक्सटर्नल पार्टी को। टू कॉस्ट इन्वेंट्रीज फॉर रिपोर्टिंग टैक्स अथॉरिटीज, टू कॉस्ट इन्वेंट्रीज फॉर रिपोर्टिंग टैक्स अथॉरिटीज के जब भी कॉस्ट इन्वेंट्रीज आएंगी फॉर रिपोर्टिंग द टैक्स अथॉरिटीज तो वो भी इसी चीज की सामने नजर आएंगी, यानी कि द कॉस्ट इन्वेंट्रीज फॉर रिपोर्टिंग टैक्स अथॉरिटीज, यानी जब इन्वेंट्री की कॉस्टिंग करनी है जब हमने टैक्स अथॉरिटीज को जवाब देना है, यानी हमने जब टैक्स अथॉरिटीज को जवाब देना है तो वी आर गोइंग फॉर द टैक्स अथॉरिटीज। 6 फंक्शंस ऑफ वैल्यू चेन है, ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी? R&D है, ठीक है ना, एंड देन डिजाइन है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कस्टमर सर्विस है, यानी दीज आर द वैल्यू चेन जो हमारे पास 6 फंक्शन है। सबसे पहले R&D, फिर डिजाइन, फिर प्रोडक्शन, यानी सबसे पहले R&D, डिजाइन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस। सो दैट्स हाउ मच द टाइम, और ये जो इसका होता है दैट इज द टोटल टाइम ऑफ वैल्यू चेन। वैल्यू चेन का टोटल डिलीवरी टाइम है, ये डिलीवरी टाइम है, और इसी में से हम निकालते हैं क्या? थ्रूपुट टाइम, कि जब वो बिकना शुरू होती है। जब बिकना शुरू होती है दैट मींस इट्स नोन टू बी एज अ थ्रूपुट टाइम। ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल अप्रोच मे नॉट यील्ड द कॉस्ट नेसेसरी टू मीट द 4 पर्पस क्राइटेरिया फॉर कॉस्ट एलोकेशन। कहता है ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल अप्रोच जो है मे नॉट यील्ड द कॉस्ट, यानी कि ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल अप्रोच मे नॉट यील्ड द कॉस्ट नेसेसरी टू मीट 4 ऑपरेशन, यानी कि जो ट्रेडिशनल साइकिल था उस जरूरी नहीं है कि वो कॉस्टली हो, यानी वो कॉस्ट बियर करे। नेसेसरी टू मीट द 4 पर्पस क्राइटेरिया फॉर कॉस्ट एलोकेशन, के जो 4 पर्पस क्राइटेरिया उसको कॉस्ट एलोकेशन को मीट करे। कॉस्ट नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग में पुल कॉस्ट फ्रॉम द सम और ऑल ऑफ दीज 6 फंक्शन, यानी कॉस्ट नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग, जितनी भी कॉस्ट नेसेसरी होती है फॉर डिसीजन मेकिंग में पुल कॉस्ट फ्रॉम द सम नेसेसरी और ऑल दीज 6 फंक्शंस के। मे भी पुल कॉस्ट कहला सकती है, पुश कॉस्ट नहीं, पुल कॉस्ट कहला सकती है फ्रॉम सम और ऑल ऑफ द 6 फंक्शन की, सम या ऑल ऑफ दीज 6 फंक्शंस में से। क्राइटेरिया फॉर कॉस्ट एलोकेशन डिसीजंस, क्या क्या क्राइटेरिया एग्जिस्ट करते हैं फॉर कॉस्ट एलोकेशन डिसीजंस? पहले की बात करते हैं, दैट मींस कॉज एंड इफेक्ट। वेरिएबल्स आर आइडेंटिफाइड दैट cause resources to be consumed, यानी cause and effect क्या होता है? variables are identified that cause resources to be consumed, यानी वो variables जो resources use करें और resources की consumption की वजह बने, यानी resources consume करें या resources की consumption की क्या बने? वजह बने, तो उसे हम कहते हैं variables are identified that cause resources to be consumed। मोस्ट क्रेडिबल टू ऑपरेटिंग मैनेजर्स, क्या होता है? मोस्ट क्रेडिबल टू ऑपरेटिंग मैनेजर्स, के ज्यादातर ये क्रेडिबल होते हैं किसको? ऑपरेटिंग मैनेजर को। इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये क्या थी याद है ना? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो हमने पूरा एक इसमें 2 लेक्चर्स किए थे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे। So that means it's an integral part, that is activity based costing. Benefits received, the beneficiary of the outputs of the cost objects are charged with cost in proportion to the benefits received, यानी बेनिफिट्स रिसीव्ड क्या है? द बेनिफिशियरी ऑफ द आउटपुट्स ऑफ द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो बेनिफिशियरी होगा कि जहां पे जो कॉस्टिंग प्रोसेस है उसकी आउटपुट का, आर चार्ज विद कॉस्ट, उन्हीं उसी को कॉस्ट चार्ज की जाती है इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट्स रिसीव्ड, और उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट चार्ज की जाती है जिस प्रोपोर्शन में उसे बेनिफिट मिला होता है। क्राइटेरिया फॉर कॉस्ट एलोकेशन डिसीजन, फेयरनेस रखना होता है और एबिलिटी टू बियर, यानी कि फेयरनेस भी रखनी है और एबिलिटी टू बियर है। दीज आर द 2 क्राइटेरिया फॉर कॉस्ट एलोकेशन, वन इज फेयरनेस एंड वन इज एबिलिटी टू बियर। द बेसिस फॉर एस्टेब्लिशिंग अ प्राइस सेटिस्फैक्टरी टू द गवर्नमेंट एंड इट्स सप्लायर्स, यानी कि बेसिस सेट करें फॉर एस्टेब्लिशिंग प्राइस जो दैट इज एक्सेप्टेबल टू गवर्नमेंट एंड इट्स सप्लायर, कि वो प्राइसेस सेट करें, यानी ऐसी प्राइस सेट होनी चाहिए या उसकी बेसिस रखनी चाहिए जो प्राइस गवर्नमेंट को भी एक्सेप्टेबल हो और सप्लायर को भी एक्सेप्टेबल हो। कॉस्ट एलोकेशन हियर इज व्यूड एज अ रीजनेबल और फेयर मींस ऑफ एस्टेब्लिशिंग सेलिंग प्राइस, यहां भी क्या कॉस्ट एलोकेशन को कहा जाता है? रीजनेबल और फेयर मींस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ प्राइस, क्या कहते हैं उसे? फेयर मींस ऑफ
establishing a selling price, यानी कि fair means of establishing a selling price, यानी cost allocation is viewed as a reasonable और fair means of establishing selling price, के जो fair means हो establishing of selling price के जिस तरह भी हमने सेल करनी है वो हमारे पास एक fair means के साथ चले. Ability to bear, cost are allocated in proportion to the cost object's ability to bear them, यानी cost तब allocate करनी चाहिए in proportion के जो cost object यानी जिस पे cost की जा रही है उस पे इतनी ताकत हो कि वो उस cost को bear कर सके. Generally larger or more profitable objects receive proportionally more to allocated cost, यानी कि जो profitable objects होते हैं receive proportionally more of the allocated cost, कि वो जिनमें ज्यादा ताकत है cost bear करने की वो ज्यादा cost लेंगे, जिनमें कम ताकत है bear करने की वो कम cost लेंगे. In both cases both would take a cost, यानी दोनों के दोनों cost लाजमी लेंगे, यानी दोनों both are going to take the कॉस्ट, यानी कॉस्ट दोनों की दोनों केसेस में लेंगे. जब दोनों के दोनों केसेस में वो कॉस्ट ले रहे हैं दैट मींस कि यहाँ पे वो चीज जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है दैट मींस इट हैज अ हायर कैपेसिटी टू बियर कॉस्ट. ये नहीं होगा फौरन वो लॉस में जाना शुरू हो जाएगी, लॉस शो करना शुरू कर देगी. तो जब वो लॉस शो करना शुरू कर देगी दैट मींस कि उसके अंदर इतनी बियर ही नहीं है कि वो इतना ताकत ही नहीं है कि वो कॉस्ट बियर कर सके, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो कॉस्ट बियर कर सके. सो दैट मींस एबिलिटी टू बियर देखना है और फेयरनेस देखनी है. फेयरनेस होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, यानी फेयरनेस इन स्टैब्लिशिंग अ सेलिंग प्राइस जो ऐसी जिसमें दोनों सेम हो. एंड एबिलिटी टू बियर का मतलब ये कि जिसमें ज्यादा ताकत है कॉस्ट बियर करने की. तो जारी बात है जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं उनमें ज्यादा एलोकेटेड कॉस्ट की जाती है ताकि वो आराम से इस कॉस्ट को बियर कर सके, यानी उस कॉस्ट को इजीली सामने लाके बियर कर सके. कॉस्ट एलोकेशन इलस्ट्रेटेड. अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, गौर से देखिएगा. डिवीजन, इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल्स आ रहे हैं, डिजाइन आ गए, डिजाइन, इंजीनियरिंग, सैलरीज. अब एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट हैं, डिजाइनिंग की लग गई, इंजीनियरिंग कॉस्ट है, सैलरीज की कॉस्ट. टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ गई दैट इज 6 मिलियन एंड 4.25 मिलियन आ गई. कॉस्ट हायरार्की कैटेगरी प्रोडक्ट सस्टेनिंग की कैटेगरी है ये, ठीक है. एंड कॉस्ट एलोकेशन बेस्ड पार्ट्स टाइम्स क्यूबिक फीट, यानी पार्ट्स टाइम यानी पार्ट्स कितने बने हैं, टाइम कितना लगा है, या क्यूबिक फीट. दीज आर ऑल कॉस्ट एलोकेशन बेसिस. कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, मोर पार्ट्स और लार्जर साइज रिक्वायर्स ग्रेटर डिजाइन रिसोर्सेज, यानी कि जो हायर साइड पे मोर पार्ट्स चाहिए, लार्जर डिजाइन साइज चाहिए, मोर पार्ट्स लार्जर साइज, हैव अ ग्रेटर डिजाइन रिसोर्सेज. उनके पास क्या होता है, ग्रेटर डिजाइन रिसोर्सेज होती हैं. सेटअप्स ऑफ मशीन्स, किसके सेटअप्स ऑफ मशीन्स, सेटअप लेबर एंड इक्विपमेंट कॉस्ट, यानी सेटअप लेबर एंड इक्विपमेंट कॉस्ट. तो यहाँ पे कितना आएगा, टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, 3 मिलियन है, 24 आ गई यहाँ पे इक्विपमेंट कॉस्ट, यानी बैच लेवल के हिसाब से इसकी कॉस्ट हायरार्की होती है. सेटअप बार या बैच लेवल हायरार्की का मतलब ये कि पूरे ओवरऑल आपकी मैनेजमेंट हायरार्की में ये कॉस्ट किस लेवल पे आनी है, क्या ये सारी प्रोडक्शन में रहनी है या कहीं और पे भी जाना है इन्होंने. तो वो जो हायरार्की की बात हो रही है दैट इज एक्चुअली दैट टाइप ऑफ हायरार्की, वो ये हायरार्की है जिसपे वो बात हो रही है, ठीक है. और इसी तरह सेटअप आवर्स के ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेटअप एक्टिविटी इंक्रीजेस एज सेटअप आवर इंक्रीजेस, यानी कि ओवरहेड कॉस्ट बढ़ जाती है फॉर सेटअप एक्टिविटी जैसे ही आवर्स ज्यादा लगते हैं या ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, एनर्जी. प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, एनर्जीज, तो यहाँ कितना आ गया, 25 मिलियन, 18.75 मिलियन आ गया. आउटपुट यूनिट लेवल्स हैं, यहाँ पे क्या आ गया, आउटपुट यूनिट लेवल आ गया. मशीन आवर्स आ गया, क्या आ गया, या मशीन आवर्स. मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ओवरहेड कॉस्ट सपोर्ट मशीन्स एंड हेंस इंक्रीज विद द मशीन यूजेज, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ओवरहेड कॉस्ट सपोर्ट मशीन एंड हेंस इंक्रीज विद मशीन यूजेज, यानी सपोर्ट मशीन्स हैं एंड हेंस इंक्रीज विद मशीन यूजेज, कि जितना भी मशीन यूजेज से इसमें इंक्रीज आ रहा है. मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में जितनी भी ओवरहेड कॉस्ट आ रही है. सपोर्ट मशीन्स एंड हेंस, यानी उस सपोर्ट मशीन में जितनी कॉस्ट आ रही है दैट इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. एंड इंक्रीज विद मशीन यूजेज, के उसी हिसाब से मशीन यूजेज में भी इंक्रीज आता है. डिस्ट्रीब्यूशन, शिपिंग, लेबर एंड इक्विपमेंट, 8 मिलियन इसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही है, 5 मिलियन इसकी आ रही है. अब यहां पे क्या है जी, आउटपुट यूनिट लेवल पे आ रही है, क्यूबिक फीट इसकी है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज विद द क्यूबिक फीट ऑफ प्रोडक्ट शिफ्ट, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट शिफ्ट की जाएंगी उतना ज्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाएगी. एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजन, एग्जीक्यूटिव सैलरीज, 1 मिलियन यहाँ है,
8 लाख यहाँ पे फैसिलिटी सस्टेनिंग रेवेन्यू की बेस पे वीक रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन एग्जीक्यूटिव सैलरीज एंड रेवेन्यू बट जस्टिफाइड बाय सीआईए और ऑन बेनिफिट रिसीव्ड बेसिस, यानी कि वीक रिलेशनशिप है लेकिन ऑन बेनिफिट रिसीव बेसिस देखें तो दैट्स फाइन। फैसिलिटी एनुअल बिल्डिंग एंड स्पेस कॉस्ट उसी की बेस है 4.5 3.5 मिलियन है। कॉस्ट हायरार्की और के लिए चाहिए स्क्वायर फीट पे। फैसिलिटी कॉस्ट इंक्रीजेस विद द स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस, जितनी ज्यादा बड़ी फैसिलिटी लगाएंगे उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू एलोकेट द कॉस्ट, दिस इज नोन एज कॉस्ट एलोकेशन इलस्ट्रेटेड, दैट हाउ द कॉस्ट वुड बी एलोकेटेड, किस तरह से हमने कॉस्ट को एलोकेट करना है। नाउ कॉर्पोरेट एंड डिवीजन ओवरहेड एलोकेशन, यानी कॉर्पोरेट एंड डिवीजन ओवरहेड एलोकेशंस देखनी है किस किस तरह से एलोकेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, और जिस जिस तरह से एलोकेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं दैट वी आर गोइंग टू सी के किस तरह से वो एलोकेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। कॉर्पोरेट एंड डिवीजन ओवरहेड एलोकेशन कि किस किस तरह से वो वर्क कर सकती हैं, किस किस तरह से हमें रिक्वायरमेंट होती है, दैट वी आर गोइंग टू सी के हम हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस थिंग। उसमें देख रहे हैं हम इलस्ट्रेटेड में आ रहे हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट कॉस्ट कौन कौन सी आती है जी, कॉर्पोरेट ट्रेजरी कॉस्ट है यहाँ पे, कॉर्पोरेट ट्रेजरी कॉस्ट है यहाँ पे, कॉर्पोरेट ह्यूमन रिसोर्स एंड द कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, दीज आर नोन एज कॉर्पोरेट कॉस्ट। देन कॉर्पोरेट एलोकेशन बेसिस कॉस्ट ऑफ न्यू असेंबली इक्विपमेंट्स, किसकी बेस पे, कॉस्ट ऑफ न्यू असेंबली इक्विपमेंट्स, सैलरीज एंड लेबर कॉस्ट एंड डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्ट है। अब यहाँ पे है कॉर्पोरेट कॉस्ट एलोकेटेड टू डिवीजन, रेफ्रिजरेटर डिवीजन एंड क्लोथ ड्रायर डिवीजन, तो यहाँ पे सैलरीज भी लग रही होंगी, डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए होगी, और इसी तरह यहाँ पे भी क्या है कि इन दोनों में सैलरी कॉस्ट ऑफ असेंबली इक्विपमेंट्स भी लग रहे हैं, यहाँ पे भी असेंबली में, और दोनों को सैलरीज भी जा रही है, मींस एवरीथिंग इज बीइंग डिवाइडेड अमंग द बोथ डिविजन्स, कि ड्रायर की कंडीशन में भी और रेफ्रिजरेटर की भी कंडीशन में ये दोनों केसेस में लगेगी। एलोकेटेड कॉर्पोरेट ट्रेजरी कॉस्ट यहाँ पे आ गई। डिजाइन इंक्लूडिंग CRM, machine setup, machine operations, distribution, administration and facilities. Machine hours for new equipment, parts, cubic feet, setup hour, machine hours again, cubic feet, revenues. और उसी की बेस पे हमने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट को सेपरेट किया, तो दैट मींस डायरेक्ट लेबर मटेरियल भी आ गया और डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, लेबर कॉस्ट भी आ गई। दैट मींस वी हैव डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, बोथ थिंग्स आर ओवर हियर, यानी इजीली हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सी के डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल कैसे और किस तरह से वर्कआउट करता है। कॉस्ट रेवेन्यूज एंड कस्टमर कॉस्ट की कितनी कॉस्ट रेवेन्यू और कितनी कस्टमर कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इज द रिपोर्टिंग ऑफ एंड एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू अर्न फ्रॉम कस्टमर एंड कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न दोस रेवेन्यू, यानी कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इज द रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू, यानी रिपोर्ट करना है हमने रेवेन्यू और एनालिसिस एनालाइज करना है रेवेन्यू को, अर्न फ्रॉम कस्टमर, किससे अर्न किया गया वो, कस्टमर से, एंड कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न दोस रेवेन्यू, और कितनी कॉस्ट इनकर की गई है टू अर्न दोस रेवेन्यू, की जो हमने अर्न करनी है दोस रेवेन्यू से, ठीक है ना। एन एनालिसिस ऑफ customer differences in revenue and the cost can provide insight as why difference exists in operating income earned from different customers, के different customers से क्यों operating income different आई है, यानी overall operating incomes क्यों किस तरह किस वजह से different है। So that we are going to see कि किस किस तरह से हम ये differ कर सकते हैं, यानी किस किस तरह से हमारी overall differentiations exist कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है, customer profitability analysis is the reporting and analysis of revenue, क्या है ये, reporting and analysis of revenue earned from customer, किससे earn किया गया वो, from customer and cost incurred to earn those revenue, and कितनी cost incur की गई to earn those revenue, यानी रिपोर्टिंग करनी है और revenue earned from customer and cost incurred to earn those revenue, किस कस्टमर से कितना रेवेन्यू अर्न किया गया है और कितनी कॉस्ट लगी है उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। एन एनालिसिस ऑफ कस्टमर डिफरेंसेस इन रेवेन्यू, हर कस्टमर से आपने हर तरह के कस्टमर से आपने डिफरेंट टाइप का रेवेन्यू अर्न किया, आपने वो भी एक इनसाइट लेना है कि व्हाई देयर द डिफरेंस एग्जिस्ट अमंग द इन द ऑपरेटिंग इनकम अर्न इन फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स, कि ऑपरेटिंग इनकम क्यों डिफरेंट है फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स, कि दोनों डिफरेंट कस्टमर से ऑपरेटिंग इनकम क्यों डिफर करती है। कस्टमर रेवेन्यूज कैसे होते हैं, प्राइस डिस्काउंटिंग इज द रिडक्शन ऑफ द सेलिंग प्राइस टू एनकरेज एंड इंक्रीज द कस्टमर परचेज, ये नॉर्मल होता है कि डिस्काउंट तभी रखा जाता है ताकि कस्टमर आके फौरन परचेज उसे करे, यानी उसे एज अ इंसेंटिव लेके उसे परचेज करे। तो जब भी वो इंसेंटिव लेके परचेज करता है तो दैट मींस यू आर एक्चुअली इनकरेज द इंक्रीज इन कस्टमर परचेज, क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज इन कस्टमर परचेज को आप एनकरेज कर रहे हैं। लोअर सेल प्राइस इज द ट्रेड ऑफ फॉर लार्जर सेल वॉल्यूम, कि जब भी लोअर प्राइस होगी
यानी प्राइस को आप लोअर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सेल एकदम से लार्ज करे हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, ये हमारे पास ये लेवल्स आएंगे कि लोअर द सेल्स प्राइस एंड लार्जर विल बी द वॉल्यूम। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज बी अ ट्रेड ऑफ। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है, यानी दोनों में ट्रेड ऑफ नजर आता है, ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट कर रहा होता है। डिस्काउंट शुड बी ट्रैक्ड बाय कस्टमर सेल्स पर्सन, यानी डिस्काउंट्स कौन ट्रैक करता है, दैट बाय कस्टमर्स एंड सेल्स पर्सन, कि जो भी जहां पे भी डिस्काउंट है वो पता होता है कि हाँ जी या तो सेल्स पर्सन को पता होगा या कस्टमर को पता होता है कि ये डिस्काउंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये डिस्काउंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। कस्टमर कॉस्ट एनालिसिस आ गया। कस्टमर कॉस्ट हायरार्की कैटेगरीज कॉस्ट रिलेटेड टू कस्टमर इनटू डिफरेंट कॉस्ट पूल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइवर, कॉस्ट एलोकेशन बेसिस, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इन डिटर्मिनिंग कॉस्ट एंड इफेक्ट और बेनिफिट रिसीव्ड रिलेशनशिप। पहले देखते हैं कस्टमर कॉस्ट हायरार्की कैटेगराइज, यानी कस्टमर कॉस्ट हायरार्की क्या होती है, कैटेगराइज कॉस्ट रिलेटेड टू कस्टमर इन डिफरेंट कॉस्ट पूल्स। किस किस तरह के कॉस्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट एलोकेशन बिजनेस एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इन डिटर्मिनिंग कॉज एंड इफेक्ट और बेनिफिट रिसीव्ड रिलेशनशिप। यानी कस्टमर कॉस्ट हायरार्की जो होती है दैट इज ऑफ कैटेगराइज कॉस्ट रिलेटेड टू कस्टमर, यानी ये क्या है, हायरार्की ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू कस्टमर इन डिफरेंट पूल्स। और कितने पूल्स हैं हमारे पास, टाइप ऑफ ड्राइवर्स, कॉस्ट एलोकेशन बेसिस एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इन डिटर्मिनिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट, कॉज एंड इफेक्ट और बेनिफिट रिसीव्ड रिलेशनशिप, यानी कॉस्ट एंड बेनिफिट रिसीव्ड रिलेशनशिप में। तो दीज आर द थ्री थिंग्स, थ्री पूल्स जो कस्टमर की कॉस्ट रिलेटेड टू कस्टमर को अपने अंदर कैटेगराइज करता है। क्या करता है, ये कैटेगराइज करता है। कस्टमर कॉस्ट हायरार्की एग्जांपल्स अब क्या है जी, कस्टमर आउटपुट यूनिट लेवल कॉस्ट, यानी कस्टमर कितनी आउटपुट यूनिट लेवल आ रही है, कस्टमर बैच लेवल कॉस्ट, कस्टमर सस्टेनिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉस्ट एंड कॉर्पोरेट सस्टेनिंग कॉस्ट। दीज आर द बेसिस और यू कैन से एन एग्जांपल्स की जहां पे हमें ये पता लगता है कि हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज दीज कॉस्ट, कि हमने इन्हें किस तरह से और कैसे एनालाइज करना है। तो कस्टमर आउटपुट यूनिट लेवल कॉस्ट, यानी कस्टमर कितनी आउटपुट आ रही है उसकी पर यूनिट लेवल, कस्टमर बैच लेवल कॉस्ट के बैच लेवल के हिसाब से कितनी सेलिंग हो रही है, कितने कस्टमर बेच रहे हैं, कितने बैचेस लेके गए, कस्टमर सस्टेन, क्या कस्टमर सस्टेन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉस्ट यानी कस्टमर कॉस्ट हायरार्की जो है वो सारी की सारी, एंड कॉर्पोरेट सस्टेनिंग कॉस्ट। दीज आर ऑल कस्टमर कॉस्ट हायरार्की। अदर फैक्टर्स इन इवैल्यूएटिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, अदर फैक्टर्स इन इवैल्यूएटिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, क्या क्या फैक्टर्स हैं फॉर इवैल्यूएटिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन इवैल्यूएटिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कस्टमर इवैल्यूएटिंग रिस्पॉन्सिबल कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए। लाइक्लीहुड ऑफ कस्टमर रिटेंशन, कि दोबारा कस्टमर हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा चीज खरीदने, तो दैट इज नोन एज रिटेंशन, कि दोबारा आना चाहिए। रिटेनिंग, तो क्या कस्टमर दोबारा हमारे पास चीज आएगा नहीं आएगा, उसकी कितनी लाइक्लीहुड है, कितनी चांसेस हैं कि वो दोबारा आएगा। पोटेंशियल ऑफ सेल्स ग्रोथ, यही बताता है कि हाँ जी सेल्स ग्रोथ के चांसेस कितने हैं, कितने ज्यादा हैं। लॉन्ग रन कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, कितनी लॉन्ग रन में कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एग्जिस्ट करी, कितनी लॉन्ग रन में एग्जिस्ट हो सकती है। Increase in overall demand from having well-known customer, increases in overall demand from having well-known customer, कि कितना डिमांड इंक्रीज की है कि हमने well-known कस्टमर जो मार्केट में ज्यादा well-known है उन कस्टमर्स को हमने रिटेन किया हुआ है, तो उससे हमारी ओवरऑल डिमांड कितनी बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी कुछ ने हर एक मार्केट या हर एक दुकान है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा उसी जगह से चीज लेते हैं, और कम और जिसे कहते हैं कि वहां के जो दुकानदार होते हैं वो भी उनका बहुत ख्याल करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज दे नो कि ये हमारी ओवरऑल डिमांड बढ़ाएंगे, बिकॉज दे आर वेल नोन इन द मार्केट। एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम कस्टमर, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम कस्टमर्स, कि आप कस्टमर से किस तरह से लर्न कर रहे हैं। तो दीज आर द इवैल्यूएटिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर के बिहेवियर से आप कैसे रन करें, दैट इज रिलेटेड टू बिहेवियर, कि आपको पता होगा कस्टमर क्या चीज पसंद करता है, क्या चीज पसंद नहीं करता। तो दैट मीन्स एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम कस्टमर, के कस्टमर से किस तरह से लर्न होता है, यानी किस तरह से लर्न होना चाहिए। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इलस्ट्रेटेड, अब देखिए कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैसे आया। रेवेन्यू लिस्ट प्राइस आई है, रेवेन्यू आई है, जितनी जितनी प्रोडक्शन आई है हमने उसी के हिसाब से लिख लिया। तो ए बी सी डी कितने, ABGJ ये हमारे पास आए, और हमारे पास कितनी आई है 42,000 इसकी थी, इसकी 32, इसकी 2500, 2900, यानी ये चारों के चारों हमारे पास लिखे हुए हैं। और प्राइस क्या थी हमारे पास 14.40। प्राइस डिस्काउंट 0.6 42 पे दिया, 0.24 जो है वो हमने दिया 33 पे, 1.20 29 पे, और 0 इन 25 पे। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट आ गया। रेवेन्यू एक्चुअल प्राइसेस का ये आ गया। CGS भी आगे $12 थी,
यूनिट्स के हिसाब से निकाली, ये आगे ग्रॉस मार्जिन, ये आगे हमारे पास कस्टमर ऑपरेटिंग लेवल 0.5 था, इनटू हर से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट हैंडलिंग आ गई है, ओवरटेकिंग आ गई है $100 इंटू 30, 25, 15, 10, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गए। डिलीवरी ऑफ व्हीकल्स $2, 5 into 60, 12 into 30, 20 into 20 एंड 6 into 15, तो ये हमारे पास आ गई 600, 720, 800 एंड 180। उसके बाद आगे रश डिलीवरी 300 इंटू 1020, यहाँ पे आ गया रश डिलीवरी आ गई। विजिट टू कस्टमर्स कितने आ गए $80 इंटू 6543, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दी डिलीवरी। तो टोटल कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग कॉस्ट दिस इज दिस वन, तो कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम इज दिस मच, यानी ये हमारे पास कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग। अब ये कस्टमर लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कस्टमर प्रोडक्ट हैंडलिंग की कॉस्ट है, डिलीवरी व्हीकल है, व्हीकल भी आपने देना है, रश डिलीवरी अगर करे तो क्या होगा, विजिट टू कस्टमर्स कितने होंगे और ऑर्डर टेकिंग कितनी हुई है, किस तरह से ऑर्डर टेकिंग है उसकी क्या कॉस्ट है। तो ऑर्डर टेकिंग किस तरह हुई है, दैट इज ऑफ $0.5 पर ऑर्डर है। तो कस्टमर ये क्या आ गई, कस्टमर रिलेटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आ गई, ये कस्टमर रिलेटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम इज देयर, ये हमारे पास आ गई कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम की, ये हमारे पास कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम एग्जिस्ट कर रही है। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इलस्ट्रेटेड है। अब देखें आगे क्या हो रहा है, रेवेन्यू एट एक्चुअल प्राइस ये आ गई, कस्टमर लेवल कॉस्ट इतनी आ गई, कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम इज देयर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉस्ट निकाल दी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑपरेटिंग इनकम आ गई, कॉर्पोरेट सस्टेनिंग कॉस्ट निकाली तो हमारे पास क्या बच गई, ऑपरेटिंग इनकम बच गई। तो इसका मतलब है हमारे पास ये देखें यहाँ पे भी अब ये क्या आ रहा है, दैट इज होलसेल कस्टमर्स एंड रिटेल कस्टमर्स, यहाँ पे अब सेपरेट कर रहा है, किस किस को सेपरेट कर रहा है, होलसेल कस्टमर्स और रिटेल कस्टमर्स को सेपरेट कर रहा है। और जब रिटेल कस्टमर को सेपरेट किया तो हर एक का कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम सेपरेट आ रही है, एंड टोटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेवल ऑपरेटिंग इनकम इज देयर। और रिटेल्स में हमारे पास 35,100 आ रही है एंड 51,160 आ रही है, कितनी आ रही है, 35,100 एंड 51,160, 51,160 हमारे पास है। यू कैन सी ऑन द योर एग्जिबिट ऑफ योर बुक दैट इज ऑफ 14.5, वहां पे आपको ये मच क्लियर वे में आपको नजर आ रहा होगा, मच इलैबोरेटेड वे में नजर आ रहा होगा। नाउ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस अगेन इलस्ट्रेटेड। अब क्या है यहाँ पे देखिए, कस्टमर कोड्स क्या है, BACGFI, ऑपरेटिंग इनकम्स इनकी ये रही, कस्टमर रेवेन्यूज इतने आ गए हमारे पास। जब हमने क्या किया, कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू, यानी ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू आ गया, तो ये हमारे पास आ रही है दिस मच, यानी कि हमने कितने टोटल ओवरऑल टोटल रेवेन्यू में से कितने परसेंट ऑपरेटिंग इनकम अर्न किया, यानी टोटल रेवेन्यू में से कितने परसेंट हमारे पास क्या चीज आई है, ऑपरेटिंग इनकम आई है, यानी कितनी हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आई है जो कस्टमर लेवल पे वर्क कर रही है। कम्युलेटिव कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, दैट इज द कम्युलेटिव कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। ये क्या है हमारे पास, कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम्स, यानी कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम एग्जिस्ट कर रही है। एंड देन ये कम्युलेटिव है, कैसे कम्युलेटिव निकला, 51 प्लस 35 86, 86 प्लस 21 107, दीज आर नोन एज कम्युलेटिव, इसे क्या कहते हैं हम, कम्युलेटिव है ये। और कम्युलेटिव कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कस्टमर्स ऑपरेटिंग लेवल इनकम, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे 5 कैसे बना, 4 डिवाइड बाय 133, ये जो टोटल आई है ना कस्टमर, यानी कितने परसेंटेज आ रही है, सो देयर इट इज, यानी हर एक का हमने परसेंटेज निकाला तो हमने यहाँ पे देखा तो ओवरऑल 100% ही हमारे पास आ रहा है, दैट इज मोर देन 100%, यानी हमने कम्युलेटिव जो है वो ऊपर रखी है और नीचे क्या किया, टोटल ऑपरेटिंग इनकम से उसे डिवाइड कर दिया, तो दैट वी गॉट द परसेंटेज, हमारे पास क्या चीज आ गई है, परसेंटेज आ गई, और हमने परसेंटेज के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन करनी है। नाउ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इलस्ट्रेटेड। अब देखें रिटेल कस्टमर चैनल कस्टमर्स का यहाँ पे हैं और कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम क्या है यहाँ पे है, यानी रिटेल चैनल कस्टमर जो है वो यहाँ पे थे पहले स्टार्ट में, अब यहाँ पे देखें तो कुछ कस्टमर्स ऊपर आ रहे हैं, कुछ कस्टमर्स नीचे आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दीज आर ऑन द नेगेटिव साइड एंड दीज आर ऑन द पॉजिटिव साइड, तो दैट मीन्स रिटेल कस्टमर्स जो है वो स्टार्ट है दैट इज, बट देयर आर डिक्रीजिंग सिचुएशंस। Now moving towards the sales variance. Ab sales variance is something different. Sales variance is you can say a different thing as compared to customer profitability analysis के sales variance. Already हम variances पढ़ चुके हैं, हम लोग cost के variance पढ़ चुके हैं, हमने material के variance पढ़े, labor के पढ़े, variable overheads के variance पढ़े, fixed overhead के variance पढ़े, तो we have cumulated with the 8 variance. हमने 8 variances already पढ़ चुके हैं जो हमारे पास exist कर रहे हैं। So सेल्स वेरिएंस लेवल 1 पे आते हैं। स्टैटिक बजट वेरिएंस क्यों कहते हैं और एक को कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। स्टैटिक बजट वेरिएंस एंड फ्लेक्सिबल बजट
वेरिएंस। स्टैटिक बजट वेरिएंस की बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट्स एंड स्टैटिक बजटेड अमाउंट। किसमें डिफरेंस आए? एक्चुअल रिजल्ट्स एंड स्टैटिक बजट अमाउंट। किस पे आए? स्टैटिक बजट अमाउंट। इन दो चीजों में जब भी आएगा डिफरेंस, तो दैट मींस कि यहाँ पे स्टैटिक बजट वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो द डिफरेंस बिटवीन एन एक्चुअल रिजल्ट्स एंड द स्टैटिक बजट अमाउंट, तो दैट इज नोन एज स्टैटिक बजट वेरिएंस। लेवल 2 क्या है? फ्लेक्सिबल बजट। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट्स एंड फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट, दैट इज नोन एज लेवल 2 फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। क्या कहते हैं उसे हम? फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। कि यहाँ पे हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन एन एक्चुअल रिजल्ट एंड द फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट, so that is known as your overall flexible budget variance. लेवल 2 पे आते हैं तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी आ जाता है, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस आ जाता है और सेल्स मिक्स वेरिएंस आ जाता है। यानी ये तीनों वेरिएंसेस आते हैं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस एंड सेल्स मिक्स वेरिएंस। तो ये हमारे पास आ गए, दैट इज 1 फॉर लेवल 1, 2 फॉर लेवल 2 एंड 2 फॉर लेवल 3। तो ये हमारे पास होते हैं, दैट व्हाट वी नोन एज सेल्स वेरिएंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स मिक्स वेरिएंस। कि सेल्स मिक्स वेरिएंस कैसे होता है? मेजर शिफ्ट बिटवीन सेलिंग मोर और लेस ऑफ हायर और लोअर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। किस पे बेस कर रहा होता है? मेजर द शिफ्ट बिटवीन सेलिंग मोर और लेस ऑफ हायर और लोअर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। क्या कहना है? शिफ्ट बिटवीन high selling shift between selling high shift between selling less or more हायर और लोअर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की, यानी कम या ज्यादा, कम या प्रॉफिटेबल, कम या ज्यादा, आप कितना ज्यादा उसे सेल करते हैं। यानी मतलब कि कितनी, क्या, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल की है, हायर प्रॉफिटेबल ज्यादा सेल की है या लोअर प्रॉफिटेबल ज्यादा सेल की है। तो दैट वी आर गोइंग टू सी, और इन दोनों में किस तरह से शिफ्ट लेके आए। तो सेल्स मिक्स वेरिएंस किसकी इक्वल है? एक्चुअल यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट सोल्ड। कितने एक्चुअल यूनिट्स हैं जो ऑल प्रोडक्ट सोल्ड हैं, इनटू एक्चुअल सेल्स मिक्स परसेंटेज माइनस बजटेड सेल्स मिक्स परसेंटेज। यानी एक्चुअल सेल्स मिक्स परसेंटेज है और बजटेड सेल्स मिक्स परसेंटेज है, इनटू कंट्रीब्यूशन बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। यानी बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन जितना भी होगा हम उसी के हिसाब से हम इसे इवैल्यूएट करेंगे, यानी जितना भी हमारे सामने आ रहा होगा। तो दैट मींस बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। क्या चीज? बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस की तरफ आते हैं। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस क्या है? एक्चुअल यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड, बजटेड यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड, बजटेड सेल्स मिक्स परसेंटेज। अब क्या है बजटेड सेल्स मिक्स? अगर मैं बैक स्लाइड करता हूं तो वहां पे हमारे पास क्या था? बजटेड सेल्स मिक्स एंड एक्चुअल सेल्स मिक्स परसेंटेज। अब यहां पे क्या है? एक्चुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड बजटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। और साथ क्या हो रहा है? ये बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, वो जो सेम है, वो देखें दोनों स्लाइड्स में सेम है ये। तो दैट मींस बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो दैट मींस कि पहले ब्रैकेट्स यहां थी, अब यहां पे आ गई हैं। पहले ब्रैकेट्स यहां पे आ रही थी एंड नाउ इट्स द ब्रैकेट्स आर फ्रॉम हियर टू हियर। तो यानी इसे हम कहेंगे बजटेड मिक्स परसेंटेज और बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो इसे हम कहेंगे सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। क्या कहते हैं इसे हम? सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इलस्ट्रेटेड। अब सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ऑफ बजटेड फ्लेक्सिबल वेरिएंस को हम इलस्ट्रेट करते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं और किस किस तरह से परफॉर्म करते हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स जो है, एक्चुअल यूनिट्स of all products sold, यानी actual units of all products sold into actual sales mix, into actual sales mix, into actual contribution margin per unit। क्या है ये? into actual contribution margin per unit। किससे रिलेट कर रहा है ये? actual contribution margin per unit। तो actual results क्या आ रहे होंगे? actual units of products sold, of all products sold into actual sales mix और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। यानी इनमें से आपको दोनों चीजों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि एक्चुअल रिजल्ट्स, एक्चुअल यूनिट्स जो सोल्ड आउट हुए, इनटू एक्चुअल सेल्स मिक्स, सेल्स मिक्स कैसा है, इनटू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये सारी चीजें तो 90,000 इनटू एक्चुअल सेल्स मिक्स इंटू $0.49, तो ये आ गया 370, 440 और यहाँ पे हमने कहा जी टोटल हमारे पास रिटेल इतना आ रहा है, ये हमारे पास रिटेलर आ रहा है। तो फ्लेक्सिबल यूनिट सोल्ड क्या होगा? इनटू एक्चुअल सेल्स मिक्स इनटू बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब किसकी बात कर रहे हैं? बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात कर रहे हैं कि जब भी हम बात करें दैट इज रिलेटेड टू बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन की तरफ, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबल बजट इनटू एक्चुअल सेल्स मिक्स, एक्चुअल सेल्स मिक्स वही है
एंड बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एक्चुअल के बजाय बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया, यानी कि बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ वर्क कर रहा है, यानी कि बजटेड कंट्रीब्यूशन के साथ वो चल रहा है। स्टैटिक बजट, बजटेड यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स और इनटू बजटेड सेल्स मिक्स बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ये हमारे पास 3 आ गए। तो जब हमने इनके बीच में डिफरेंस निकाला तो दैट इज फ्लेक्सिबल बजट, और इसके बीच में कहेंगे तो दैट इज नोन एज सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। क्या कहेंगे उसे हम? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, के वो हमारे लिए क्या चीज है? दैट इज इक्वल्स टू सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, के ये हमारा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कहलाता है, कि जिसमें हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो एक्चुअल यूनिट्स ऑल सोल्ड इनटू एक्चुअल सेल्स मिक्स परसेंटेज, क्या सेल्स मिक्स की परसेंटेज है, इनटू, यानी कि वहीं पे नहीं खत्म करना, इनटू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और जब हम लोग फ्लेक्सिबल बजट पे आते हैं तो एक्चुअल यूनिट्स ऑफ ऑल सोल्ड इनटू एक्चुअल सेल्स मिक्स डिवाइड इनटू बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। स्टैटिक बजट में budgeted units of all sold, budgeted sale mix and budgeted contribution margin per unit. If I would go in the back slide, मैं back slide पे जाता हूं, तो back slide पे आप देखें तो हमारे पास क्या चीज आ रही है, that is sales mix आ रहा है यहाँ पे, और sales variance आ रहा है, यानी sales mix आ रहा है, sales variance आ रहा है, actual sales mix percentage की कितनी sales mix की percentage exist कर रही है। तो हमने उसी के हिसाब से हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ रहा है that is known as flexible budget variance and sales volume variance। ठीक है, कि ये हमारे पास variances एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये अनफेवरेबल आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज ऑल्सो बीइंग अनफेवरेबल आ रहा है, बिकॉज दैट मीन्स कि एक्चुअल में जो है वो कम है, बजटेड ज्यादा है, तो दैट मीन्स इट्स अनफेवरेबल। याद रखिएगा ये बिल्कुल कॉस्ट से रिवर्स है, वहां पे पॉजिटिव आता था तो हम अनफेवरेबल कहते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो हम तब अनफेवरेबल करें, वहां नेगेटिव जो था वो फेवरेबल था, तो यहाँ पे अनफेवरेबल है, बिकॉज इट्स अबाउट द सेल्स नॉट अबाउट द कॉस्ट। ये कॉस्ट की बात नहीं है बल्कि ये किसकी है, सेल्स की बात है, और सेल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। दैट मीन्स बोथ वुड बी ऑफ द अनफेवरेबल, ये दोनों क्या है, अनफेवरेबल साइड पे ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेल्स मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस इलस्ट्रेटेड, कि सेल्स मिक्स कैसे बनता है और क्वांटिटी वेरिएंस कैसे है। अब यहां पे देखें तो यहां पे अब अगेन वही वैल्यूज हैं, कोई इसमें चेंज नहीं आया हुआ, सिर्फ फर्क क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कुछ यूनिट्स जो है वो यहाँ पे चेंज हो गए। पहले में हमारे पास क्या था, यहाँ पे ऑल यूनिट्स से एक्चुअल और बजटेड था। अब यहाँ पे हमने देखा है तो यहाँ पे अब कुछ चीजें जो है, यहाँ पे 2 वेरिएंस हो गए ना, एक फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। कौन कौन से हो गए, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और इसे हम टोटल कहते हैं दैट इज स्टैटिक बजट वेरिएंस। क्या कहते हैं इसे हम, स्टैटिक बजट वेरिएंस। क्या कहते हैं इसे हम, स्टैटिक बजट वेरिएंस, कि ये हमारे पास क्या चीज आ गई है, स्टैटिक बजट वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा है, कि हमारा वेरिएंस किस लेवल पे लाई कर रहा है। लेकिन जब हम आगे जा रहे हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर, तो सेल्स वॉल्यूम के अंदर कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। एक्चुअल ये वाला तो सेम आ रहा है, कि यहाँ पे हमने क्या कहा जी, ये फ्लेक्सिबल बजट है, एक्चुअल यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड इनटू बजटेड सेल्स मिक्स एंड बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एंड स्टैटिक बजट में बजटेड, यानी कि यहाँ पे अब इनमें चेंजेस आई हैं, किसमें चेंजेस आ गई हैं, यहाँ चेंज आई हैं, बाकी चीजें सेम आ रही हैं। सही है, तो बाकी चीजें क्या हो रही हैं, एग्जैक्टली सेम है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन वही रहेगा, एक्चुअल सेल्स मिक्स फर्स्ट में चेंज होगी और एक्चुअल यूनिट्स ही प्रोड्यूस होंगे। तो जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो इन दोनों में डिफरेंस था वो क्या कहलाएगा, सेल्स मिक्स वेरिएंस, और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसे क्या कहेंगे, दैट इज सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। क्या है वो, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस है। तो दैट मींस वन इज सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड अदर वन इज नोन एज सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, कि सेल्स मिक्स वेरिएंस भी एग्जिस्ट करता है और साथ ही सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस भी एग्जिस्ट करता है, यानी जितना हमारे पास सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस सामने नजर आ रहा है या सामने है। तो दैट मींस सेल्स मिक्स वेरिएंस इज देयर एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस इज आल्सो देयर, यानी कि सेल्स मिक्स वेरिएंस भी है और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास जब ये आ रहा है चेंज, तो दैट मीन्स कि वी कैन यूज दिस। यहाँ बजटेड हो गया, यहाँ पे सारी चीजें बजटेड है, यहाँ पे एक्चुअल सिर्फ टॉप पे है, यानी कि कितने यूनिट सोल्ड हैं, बाकी दोनों बजटेड हैं, और यहाँ पे एक्चुअल है, एक्चुअल रेट भी है, लेकिन बजटेड है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम द बजट इज पेनिट्रेटिंग। फर्स्ट में एक बजट, देन सेकेंड एंड देन थर्ड, 3 के 3 यहाँ पे बजटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड में हमारे पास जो डिफरेंस है दैट इज सेल्स मिक्स वेरिएंस, और द नेक्स्ट 2 में सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है।
नाउ द नेक्स्ट वन इज द मार्केट शेयर वेरिएंस. किसकी तरफ आ रहे हैं हम? मार्केट शेयर वेरिएंस की तरफ आ रहे हैं. मार्केट शेयर वेरिएंस एक्चुअल मार्केट साइज इन यूनिट्स, यानी एक्चुअल मार्केट साइज कितना है इन यूनिट्स इनटू एक्चुअल मार्केट शेयर माइनस बजटेड मार्केट शेयर. कि एक्चुअल मार्केट शेयर कितना था और बजटेड मार्केट शेयर कितना था, दैट वी आर गोइंग टू डिफरेंस है. और बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कंपोजिट यूनिट फॉर बजटेड मिक्स, यानी कि प्रोडक्शन बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कंपोजिट यूनिट, यानी कि बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कंपोजिट ऑफ कंपोजिट यूनिट, यानी पर कंपोजिट यूनिट. तो मार्केट शेयर वेरिएंस क्या है जी? दैट इज समथिंग लाइक दिस, यानी ये हमारे पास मार्केट शेयर है. तो यहाँ पे क्या एक्चुअल मार्केट साइज, यानी जो मार्केट साइज है माइनस एक्चुअल मार्केट शेयर माइनस बजटेड मार्केट शेयर इनटू बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की, ये हमारे पास बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है. नाउ द मार्केट साइज वेरिएंस क्या है? वो हमारा मार्केट साइज वेरिएंस है. यहाँ पे हमारे पहले क्या था? हमारे पास था मार्केट शेयर वेरिएंस. किसका था? ये मार्केट शेयर वेरिएंस है. यहाँ पे क्या आ गया? मार्केट साइज वेरिएंस. एक्चुअल साइज माइनस बजटेड साइज होगा. यहाँ क्या होगा? एक्चुअल माइनस बजटेड साइज इनटू बजटेड मार्केट शेयर्स. किसके साथ चलेंगे हम? बजटेड मार्केट शेयर्स के साथ चलेंगे जो हमारे पास है. पहले हम किसके साथ चल रहे थे? पहले हम चल रहे थे एक्चुअल मार्केट साइज के साथ. यहाँ पे अब चलेंगे बजटेड मार्केट शेयर्स के साथ इनटू बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कंपोजिट यूनिट. बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कंपोजिट कंपोनेंट, यानी कि बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है पर कंपोजिट यूनिट के. हर कंपोजिट यूनिट में कितना बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जिस्ट करता है. तो मार्केट साइज वेरिएंस इज देयर. मार्केट शेयर एंड साइज वेरिएंस इलस्ट्रेटेड के मार्केट शेयर कैसे होना है, साइज वेरिएंस कैसे वर्क करना है. तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस साइज वेरिएंस इलस्ट्रेटेड कि जितना भी हमारे पास साइज वेरिएंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है. तो वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग के वो किस तरह से हमारे पास वर्क करेगा. ठीक है. तो एक्चुअल मार्केट साइज सबसे पहले क्या करेंगे? एक्चुअल मार्केट साइज, एक्चुअल मार्केट शेयर, बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो मार्केट साइज है एक्चुअल मार्केट शेयर्स के साथ आएगा, बजटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट, और एक्चुअल साइज आएगा, बजटेड मार्केट शेयर आएगा और बजटेड एवरेज इनकम कंट्रीब्यूशन मार्जिन. स्टैटिक बजट में क्या होगा? बजटेड मार्केट साइज है, बजटेड मार्केट शेयर है एंड बजटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन है. बजटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है और कैसे है? देखें 4 मिलियन 0.225. अब यहाँ क्या आ रहा है? 0.225 एग्जिस्ट कर रहा है. तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास किस तरह से डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. तो वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं. तो यहाँ पे क्या है? 0.5880, तो 529200 आ गया आंसर. तो दैट इज 588000 आ गया आंसर. एंड देन 52320 आ गया. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? मार्केट साइज शेयर वेरिएंस है. यहाँ क्या है हमारे पास? मार्केट शेयर वेरिएंस. और यहां से यहां तक हमारे पास क्या है? दैट इज ऑफ योर ओवरऑल मार्केट साइज वेरिएंस. कि वहां पे हम लोग किसकी शेयर वेरिएंस देख रहे थे, यहाँ पे हम साइज वेरिएंस देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? मार्केट साइज वेरिएंस देख रहे हैं. तो हाउ मच इज नाउ बीइंग डन? फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आ गया. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के बाद हम लोगों ने देखा था उसके अंदर फर्दर ये वाले देखें, ये आए थे हमारे पास. सेल्स मिक्स वेरिएंस आ रहा है और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस आ रहा है. क्या आ रहा है? ये सेल्स मिक्स वेरिएंस है. जब दो निकाले थे ना हमने, उसके लिए एक था सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर गए तो हमारे पास सेल्स मिक्स वेरिएंस आ गया. क्या आ गया हमारे पास? सेल्स मिक्स वेरिएंस आ गया. और जब सेल्स मिक्स वेरिएंस आ गया तो दैट मींस कि हमने सेल्स वॉल्यूम सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस भी निकाला, तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है. तो दैट मींस कि यहाँ पे हमारे पास है दैट इज ऑफ मार्केट शेयर वेरिएंस एंड मार्केट साइज वेरिएंस. क्या आ रहा है हमारे पास? मार्केट शेयर वेरिएंस भी और मार्केट साइज वेरिएंस भी एग्जिस्ट कर रहा है. मार्केट शेयर एंड मार्केट साइज वेरिएंसेस. लिमिटेशंस भी हैं, जारी बात है इनकी. लिमिटेशंस क्या है? रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन एक्चुअल साइज एंड शेयर ऑफ वेरियस मार्केट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल. सब कुछ ये मार्केट शेयर की इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं होती. देयर आर कंसिडर्ड लेवल ऑफ 4 वेरिएंस, यानी 4 लेवल होते हैं. डीकंपोजिशन ऑफ सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस की यहाँ पे हमारे पास 4th लेवल भी डीकंपोजिशन होती है इन टर्म्स ऑफ सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस. किसकी बेस पे? सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस की बेस पे. सेल्स वेरिएंस समराइज होती है. समराइज करते हैं तो सब स्टैटिक बजट वेरिएंस कितना है जी? दैट इज 18960. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एंड फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस वो हमारे पास इतने आए हैं. हमारे पास सेल्स मिक्स वेरिएंस यहाँ पे आया है, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस यहाँ पे आया है. मार्केट शेयर वेरिएंस है और मार्केट साइज वेरिएंस है. मार्केट शेयर वेरिएंस एंड मार्केट साइज वेरिएंस है जो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जिसकी बेस पे हमारे सामने रिजल्ट्स आए हैं.
नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बजट बेसिक, कि बजट की बेसिक क्या है और किस किस तरह से बजट परफॉर्म होते हैं. बजट, अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स. कि फ्यूचर प्लान इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर टाइम पीरियड जो रिटर्न होगा और एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म, किसकी बेस पे आइडेंटिफाई होगा, फाइनेंशियल टर्म्स की बेस पे. प्राइमरी वे टू कम्युनिकेट एग्रीड अपॉन ऑब्जेक्टिव टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंपनी, यानी कि वे टू कम्युनिकेट एग्रीड अपॉन ऑब्जेक्टिव टू ऑल पार्ट ऑफ कंपनी, यानी सारों से कम्युनिकेट करने का आसान तरीका है बजट. प्रमोट्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसीज को प्रमोट करता है. कंट्रोल डिवाइस, इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, किसके काम आता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के काम आता है जैसे ही उसे हम अडॉप्ट करते हैं. Budget and accounting. Historical accounting data on revenue, cost and expenses helped in formulating future budget. जितना भी historical data है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर बजट में काम आएगा. अकाउंटेंट नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग मैनेजमेंट्स बजटिंग गोल्स, यानी अकाउंटेंट किस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रेजेंटिंग मैनेजमेंट्स बजटिंग गोल्स इन फाइनेंशियल टर्म्स. अकाउंटेंट ही हैं जो आपके बजटेड गोल्स को अकाउंटिंग या फाइनेंशियल टर्म में लेके आते हैं. यानी अकाउंटेंट नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग मैनेजमेंट्स बजटिंग गोल्स इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड, यानी कि फाइनेंशियल टर्म्स में अकाउंटेंट ही उसे एक्सप्लेन करते हैं. द बजट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी बजट और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सारी किसकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट होती है. किसकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की. द बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग, बजटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस किस तरह से बजटिंग परफॉर्म होती है. रिक्वायर्स ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू प्लान अहेड, यानी रिक्वायर सारे मैनेजमेंट को कहते हैं कि आप प्लान करें अहेड, आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, किस तरह आप परफॉर्म करते हैं, क्या सोचते हैं. प्रोवाइड्स डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स टू फॉर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जिससे हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं. क्रिएट एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, कि पहले से बताते हैं हाँ जी ये एक्सपेक्टेड है कि ये होगा. फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी विद इन द बिजनेस, यानी कि कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज को अकाउंट फॉर करता है विद इन द बिजनेस. रिजल्ट्स इन ग्रेटर मैनेजमेंट अवेयरनेस ऑफ एंटिटीज, यानी रिजल्ट्स इन ग्रेटर मैनेजमेंट अवेयरनेस, यानी मैनेजमेंट ज्यादा अवेयर करती है ऑफ द एंटिटीज ओवरऑल ऑपरेशंस, क्या एंटिटी के ओवरऑल ऑपरेशंस कैसे हैं. मोटिवेट्स पर्सनल थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन टू मीट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, यानी मोटिवेट करते हैं पर्सनल्स को थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन, कि जितनी भी हैं थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन उनको मोटिवेट करते हैं टू मीट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स, किसके थ्रू, टू मीट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी प्लान्ड ऑब्जेक्टिव है हम उससे उसे मीट कराएं. नाउ द रिव्यू क्वेश्चन, which of the following is not a benefit of budgeting? Management can plan ahead an early warning system. It enables disciplinary action to be taken every level of response. The coordination of activity is facilitated. तो obviously कौन सा है, that is C number, that is enable. कोई disciplinary से तो उसके ताल्लुक ही नहीं है, because we are talking about the not. किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉट की बात कर रहे हैं. इट enables disciplinary action to be taken at every level of responsibility, कि हर level of responsibility पे आपने क्या लेना है, disciplinary action. Essentials of effective budgeting, क्या करना है हमने, essentials क्या क्या है effective budgeting के, that we have to see. Depends on sound organizational structure, यानी effective budgeting तब होगा कि organizational structure बहुत sound हो, clean हो, with authorities and responsibility for all phases of operation clearly defined, हर एक की responsibility और authority बड़ी clearly explain की गई हो. Based on research and analysis with realistic goals, research and analysis के बाद ही कोई goals set किए जा रहे हो. Accepted by all level of मैनेजमेंट, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये एक्सेप्ट किया जाता है. लेंथ ऑफ अ बजट पीरियड, बजट पीरियड की लेंथ क्या है, मे बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगा, मे बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पीरियड, किसी टाइम भी किसी भी ड्यूरेशन के लिए वो प्रिपेयर किया जा सकता है. मोस्ट कॉमन एक साल का बजट होता है. सप्लीमेंट विद मंथली एंड क्वार्टरली बजट, जिसके साथ ही एडिशनल आते हैं मंथली एंड क्वार्टरली बजट. डिफरेंट बजट्स में कवर डिफरेंट टाइम पीरियड, हर बजट का डिफरेंट टाइम पीरियड हो सकता है, डिफरेंट टाइम पे बन सकते हैं. लॉन्ग एनफ टू प्रोवाइड एन अटेनेबल गोल एंड मिनिमाइज सीजनल और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, यानी कि ये इतना लॉन्ग होना चाहिए जो मिनिमाइज, जो अटेन कर, जिससे आपको पता लग जाए कि किस तरह से मैंने गोल अटेन करने. एंड मिनिमाइज द सीजनल और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, मिनिमाइज द सीजनल और साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस. शॉर्ट इनफ फॉर रिलायबल एस्टीमेट, यानी कि शॉर्ट इनफ इतना होना चाहिए कि जिसमें आप रिलायबल एस्टीमेट हो जाएं, बस इतना ही काफी, इससे ज्यादा लंबा नहीं हो. दैट मींस शॉर्ट इनफ टू रिलायबल फॉर रिलायबल एस्टीमेट्स, के रिलायबल एस्टीमेट्स के लिए दैट शुड बी शॉर्ट इनफ. नाउ द बजट प्रोसेस, बेस बजट गोल्स ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, अपने बजट गोल किसे बेस करें, पास्ट परफॉर्मेंस पे. कलेक्ट डाटा फ्रॉम
ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स किससे कलेक्ट करें डाटा? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट से, जितने भी यूनिट्स लगे हुए, जितने भी डिविजन्स हैं। बिगिन सेवरल मंथ बिफोर ऑफ द करंट ईयर, जब बनाना है बजट तो बहुत महीने का काम है, ये आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए। डेवलप बजट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सेल्स फोरकास्ट, यानी डेवलप करो बजट विद इन द सेल्स फोरकास्ट, यानी डेवलप करें बजट फ्रेमवर्क विद इन द सेल्स फोरकास्ट। शो पोटेंशियल इंडस्ट्री सेल्स, क्या करें हम? शो करें कि पोटेंशियल इंडस्ट्री सेल्स कितनी हो सकती है, यानी कितनी हमारे पास है कि एक्सपेक्टेड है कि ये इंडस्ट्री इतनी सेल्स करेगी। शो कंपनी एक्सपेक्टेड शेयर, कि कितना कंपनी का एक्सपेक्टेड शेयर हमें देखना चाहिए, कितना एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी के, इसका इतना शेयर है, यानी मतलब इंडस्ट्री सेल को देखना है कितनी ज्यादा इंडस्ट्री की सेल हो सकती है, और एक्सपेक्टेड शेयर हमारी फर्म का या हमारी कंपनी का कितना है। Now the budget process, factors considered in sales forecasting, कौन कौन से फैक्टर कंसिडर होते हैं? जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन, कोई थ्रेट तो नहीं इन्वॉल्व है, कोई और चीज है, कोई इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस को सामने रख के आपने बजट प्रोसेस को लेके आगे चलना है। इंडस्ट्री ट्रेंड, किस तरह का इंडस्ट्री ट्रेंड है, टॉप ऊपर जा रही है, पीक आ रही है, मैच्योर पे, इंट्रोडक्टरी स्टेज पे, ग्रोथ पे, किस लेवल ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे है वो। मार्केट रिसर्च स्टडी, मार्केट रिसर्च करेंगे लोग चाहते क्या हैं, क्या चीजें खरीदना चाहते हैं, क्या चीजों पे वो काम करना चाहते हैं। एंड एंटिसिपेटेड एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, कि पहले से ही हम लोग यानी कि एक्सपेक्टेड एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस के ऊपर एनालाइज कर लें कि हमने क्या क्या चीजें एडवर्टाइज और प्रमोट करनी है, ठीक है, ताकि हमारे पास पहले से आइडिया हो कि हमने क्या क्या करना है। प्रीवियस मार्केट शेयर को साथ देखना है कि क्या था हमारा मार्केट शेयर और अब मार्केट शेयर हमारा कितना होगा। देन प्राइस चेंजेस, कितनी प्राइस चेंजेस हम ला सकते हैं, कितनी प्राइस चेंजेस होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को भी देखेंगे कि कितनी कितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नाउ बिजनेस ऑफन फील टू बिजी टू प्लान फॉर फ्यूचर। अ स्टडी बाय विलर्ड शुलमैन ग्रुप लिमिटेड found that fewer than 14% of business with less than 500 employees do an annual budget or have written budget plan. For many small businesses, the basic assumption is that as long as I sell as much as I can and keep my employees paid, I am doing okay. यानी कि जब तक हम लोग सही तरह से बेच भी रहे हैं, हम लोग जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, कीपिंग एम्प्लॉइज को हम लोग सारी एड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट मींस वी आर सेटिस्फाइड, वी आर ओके। अ फ्यू स्मॉल बिजनेस ओनर्स इवन से दैट दे सी नो नीड ऑफ बजटिंग एंड प्लानिंग, हमें कोई बजटिंग और प्लानिंग की नीड नहीं महसूस होती। मोस्ट एम्प्लॉय स्मॉल बिजनेस ओनर्स दाउ से दैट दे अंडरस्टैंड द बजटिंग एंड प्लानिंग आर क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, किसके लिए क्रिटिकल है? सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए। बट गिवन द लॉन्ग आवर्स that they already work addressing day to day challenges, क्या हो रहा है? but given the long hours that they already work addressing, यानी कि जिन hours में given the long hours they already work, यानी जिन long hours में ये work करते हैं, work addressing day to day challenges, they also say that they are just too busy to plan for future, यानी जितना उनका hectic schedule है, they can easily say that they are too busy for the future, के future के लिए वो ज्यादा busy हैं। Describe situation in which business sell as much as I can but cannot keep its employee paid, कि जब हमारे पास वो selling पूरी कर रहा है लेकिन employees को payment पूरी नहीं आ रही, that means prices इतनी low कर दी है कि जिससे उनके overall costing पूरी नहीं हो रही, that is the issue of pricing, ये pricing का issue exist कर रहा है। Now the budgeting and human behavior, participative budgeting, each level of management should be invited to participate, हर एक level of management को चाहिए कि वो इसमें participate करे। may inspire higher level of performance or discourage additional efforts, यानी कि that could inspire higher levels of performance, यानी higher levels of performance को इनको inspire करता है, और discourage additional efforts, और additional efforts को discourage करता है। depends on how developed and administered, यानी depends on how budgets develop, किस तरह develop होता है और किस तरह administer किया जाता है, that also being dependent, that is what we known as participative budgeting। पार्टिसिपेटिव बजटिंग के भी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। मोर एक्यूरेट बजट एस्टिमेट बिकॉज लोअर लेवल मैनेजर हैव मोर डिटेल्ड नॉलेज ऑफ दिस एरिया, कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है बिकॉज जो मैनेजर लिख रहा होता है उसे ज्यादा आइडिया होता है कि क्या है क्या नहीं है। टेंडेंसी टू परसीव प्रोसेस एज फेयर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, टेंडेंसी क्या है कि हम एज्यूम करते हैं यार लोअर लेवल बना रही तो डेफिनेटली दे शुड बी ऑनेस्ट, दे वुडंट डू एनीथिंग। ओवरऑल गोल क्या है जी? Produce budget considered fair and achievable by manager while still keep meeting the corporate goals, overall goals क्या है जी? Produce budget, यानी क्या करें? Produce करें budget considered fair,
यानी वो बजट जिसमें कंसिडर फेयर किया जाए एंड अचीवेबल बाय मैनेजर, जो उसे मैनेजर पूरा भी कर सके, वाइल स्टिल मीटिंग कॉर्पोरेट गोल, और साथ ही इसी पूरा करने में कॉर्पोरेट गोल्स भी मीट हो रहे हो। रिस्क ऑफ अनरिलायबल बजट ग्रेटर व्हेन दे आर टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि वहां पे अनरिलायबल बजट ज्यादा होता है व्हेन देयर इज अ टॉप डाउन अप्रोच, कि ऊपर वाले बनाएंगे और नीचे वाले इंप्लीमेंट करेंगे। Participative budgeting disadvantages can be time consuming and costly, ठीक है। Can foster budgetary gaming through budgetary slack, यानी कि can foster, ये foster कर सकते हैं गेम्स, budgetary plan, budgetary gaming को किसको foster कर सकते हैं, budgetary gaming को through the budgetary slack, किसके through, budgetary slack के through they can promote the gamings। फ्लो ऑफ बजट डाटा फ्रॉम लोअर मैनेजमेंट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज द केस। यहां से आप देखें डिपार्टमेंट मैनेजर इज मूविंग टूवर्ड्स द अपसाइड, मेजर प्लांट ए एंड मेजर प्लांट बी। उसके बाद फ्लो करता है वाइस प्रेसिडेंट एंड देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट। दिस इज हाउ द ओवरऑल बजट डाटा फ्रॉम लोअर मैनेजमेंट टू टॉप लेवल तक मूव करता है, लोअर मैनेजमेंट से टॉप लेवल तक ये मूव करेगा। Budget and long range planning, three differences. Time period involves emphasis and detail presented. किस तरह से time period है, किस तरह से emphasis है, किस तरह से detail presented चीजें आती हैं। यानी कि बजटिंग एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग, थ्री डिफरेंसेस आते हैं कि बजटिंग और लॉन्ग रेंज प्लानिंग में थ्री डिफरेंस है। टाइम पीरियड इन्वॉल्व, किस टाइम पीरियड का है, एम्फोसिस किस पे करना है और डिटेल्स किस तरह प्रेजेंट करनी है। तो दैट मींस देयर एग्जिस्ट प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना कि ये तीन चीजें जो इससे आपस में डिफरेंशिएट करती हैं। टाइम पीरियड, बजट इज अ शॉर्ट रन यूजुअली 1 year, लॉन्ग रन प्लानिंग लीड्स टू 5 years। किस पे बेस करती है, 5 years पे। द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग डू नॉट इंक्लूड टॉप डाउन बजटिंग, मैनेजमेंट acceptance, research and analysis, sound and organizational structure, and the answer would be A, because top down budgeted slow कर देता है प्रोसेस को। क्या कर देता है, स्लो कर देता है प्रोसेस को फॉर टॉप डाउन बजटिंग के। टॉप डाउन बजटिंग में ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। नाउ मास्टर बजट, set of interrelated budgets that constitute a plan of action for a specified time period। यानी छोटे छोटे बजट्स हैं जो इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए प्लान ऑफ एक्शन बन जाता है। कंटेन्स टू क्लासेस ऑफ बजट, क्या कंटेन्स करते हैं, टू क्लासेस ऑफ बजट के क्लासेस टू हैं, ऑपरेशनल बजट एंड फाइनेंशियल बजट, जो ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हैं कि व्हाट द ऑपरेशनल बजट एंड व्हाट वुड बी द टाइम। इंडिविजुअल बजट्स दैट रिजल्ट इन प्रिपरेशन ऑफ budgeted income statement, यानी individual budgets that result in the preparation of budgeted income statement establish a goal for sale and production personnel, यानी उन्होंने establish किया goals for sales and production personnel। The capital expenditure budget or cash budget and a budgeted balance sheet focus primarily on cash needs। किस पे primarily focus करें, cash needs पे। To fund operations and capital expenditure, to fund operations and capital expenditure, यानी the capital expenditure budget, the cost budget and the budget balance sheet focus primarily on cash need। किस पे बेस करती है, focus primarily on the cash needs to fund operations and capital expenditure, operations and capital expenditure में fund कर रहे हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ मास्टर बजट, मास्टर बजट से क्या क्या कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां देखें, सेल्स बजट आ गया, प्रोडक्शन बजट आ गया, डायरेक्ट मटेरियल बजट है, डायरेक्ट लेबर बजट है, मैन्युफैक्चरिंग बजट है, सेलिंग एडमिन बजट है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट है। ये सारे के सारे बजट क्या कहलाते हैं, दीज आर ऑपरेशंस बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट, बजटेड बैलेंस शीट, दीज आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल बजट। किससे रिलेट कर रहे होते हैं, दीज आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल बजट्स। So let's use this list of terms to complete the sentence that follows. Long range planning, sales forecast, master budget, participative budget, operating budget, financial budget. First देखें, a dash shows potential sales for industry and a company expected share of such sale. That is sales forecast. Dash are used as the basis for preparation, or यानी कि dash are used as a basis for preparation of budgeted income statement, operating budget। इसके बगैर budgeted income statement नहीं बन सकती, इसके बीच में budgeted income statement नहीं बन सकती।
Use this list of terms to complete the sentence that follows. यानी अब again dash is the set of interrelated budget that constitute a plan of action for a specified time. Master budget यानी कि ये क्या है, interrelated होता है. Dash identifies long run goals, select strategies to achieve these goals, and develop political policies and plans for the plans to implement the strategies. Here it is, long range planning. कितनी आ रही है यहाँ पे? Long range planning यहाँ पे आ रहा है. So use this list. Again, lower level manager are more likely to perceive result as fair and achievable under dash approach. कौन सी approach? Under participative approach. किसके अंदर? Participative approach के अंदर वो कहता है जी, that means they perceive the result fair and achievable under participative approach. Dash focus primarily on the cash resources, यानी dash focus primarily on the cash resources needed to fund expected operations and planned capital expenditure. कि जो भी expected operations या planned capital expenditure है उस पे क्या आएगा? तो that means it's related to financial budget. किससे related है ये? Financial budget से. So that's the end of the today's lecture. We have completed with it. हमने अभी complete नहीं हुआ, इसने अभी further आगे जाना है. अभी we have to come with the budgetary planning further. लेकिन आज हमने sales variance देखा, sales mix variances देखे, sales के कितने variance है, तो that we have studied 4 variances. उसके बाद हमने देखा कि budgetary basics क्या होती हैं, क्या advantages होते हैं, क्या disadvantages होते हैं. We are going to continue this lecture in the next lecture. For today, that's the end of the lecture number 27. Allah Hafiz.